गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में आप सभी लोग अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले प्रकाश अपवर्तन पढ़ चुके आप सभी लोग और प्रकाश अपवर्तन के नियम भी पढ़े हैं। तो आज का क्लास जो होगा अपवर्तनांक का होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आप सभी लोग पढ़ेंगे। तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम यहाँ से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को सबसे पहले मिल जाया करे। तो पदार्थ का अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक है क्या चीज़? अपवर्तनांक किसी पदार्थ का एक प्रकार का भौतिक गुण है, विशिष्ट भौतिक गुण होता है। मतलब किसी पदार्थ का एक विशिष्ट भौतिक गुण है अपवर्तनांक। अब प्रकाश के अपवर्तन में देखा था कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। मतलब जब प्रकाश का अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हो रहा है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हो रहा हो, तो वहाँ पे जो स्नेल का नियम देखा आपने, साइन आई बटे साइन आर, तो साइन आई बटे साइन आर को ही अपवर्तनांक कहते हैं। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। हमने आपको ये भी बताया था प्रकाश की किरण जिस माध्यम में जाती है उसके सापेक्ष होता है और जिस माध्यम में प्रवेश करती है उसका अपवर्तनांक होता है। तो अपवर्तनांक का परिभाषा क्या लिखेंगे? वैसे तो ये लिख दिया गया है, अपवर्तनांक किसी पदार्थ का एक विशिष्ट भौतिक गुण है। लेकिन जब प्रकाश का अपवर्तन, सही डिफिनीशन नीचे तो विशिष्ट भौतिक गुण हो गया, उसके बाद लिखा जाएगा जब प्रकाश का अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हो रहा हो। मतलब जब प्रकाश का अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हो रहा हो, अर्थात कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो, तब आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा, तब आपतन कोण की जा यों अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, क्या देखा आपने? जब प्रकाश का अपवर्तन एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में हो रहा हो तो आपतन कोण की जा एवं अपवर्तन कोण की जा
के अपवर्तन अनुपात को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को सदैव n से प्रदर्शित करते हैं। इसे सदैव 1n2 लिखते हैं। 1n2 से प्रदर्शित करते हैं। मतलब साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1n2। ये एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक आपने देखा। तो अब ये ध्यान रखना है, प्रकाश की किरण जिस माध्यम से होकर जाती है उसके सापेक्ष और जिस माध्यम में जाती है उसका अपवर्तनांक होता है। इसको मिटाल देते हैं, फिर आगे देखें। तो अपवर्तनांक की बात समझ में आ गई। जब प्रकाश का अपवर्तन किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हो रहा हो तब आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। प्रकाश की किरण जिस माध्यम से होकर आती है, जिस माध्यम से आ रही होती है उसके सापेक्ष और जिस माध्यम में जा रही होती है, जाती है, प्रवेश करती है, अपवर्तित होती है, उसका अपवर्तनांक होता है साइन आई बटे साइन आर को। तो आगे देखिए अब अपवर्तनांक के बारे में और डिटेल में। मान लेते हैं हम यदि प्रकाश का अपवर्तन जल से कांच में हो रहा है। प्रकाश का जो अपवर्तन हो रहा है जल से कांच में हो रहा है। प्रकाश एक ऊपर आपका मान लेते हैं जल है, ऊपर जल माध्यम है और नीचे आपका कांच है, ठीक है। तो अगर कांच है और प्रकाश का अपवर्तन जल से कांच में हो रहा है, ऊपर जल है बेटा ध्यान रखिएगा, और ये प्रकाश की आपतित किरण है ये, और ये इस तरह से जाना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं जब प्रकाश की किरण किस माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो क्या होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण, ये पहले बताया गया है, ऊपर जल है तो विरल है, नीचे कांच है तो वायु वो सघन है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये आप जानते हो गया आपतन कोण, और ये हो गया आपका अपवर्तन कोण आर होगा, ठीक है। यदि प्रकाश का अपवर्तन जल से कांच में हो रहा हो तो साइन आई अपान साइन आर को, जैसे देखिए प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम से किस माध्यम में हो रहा है, जल से किस में हो रहा है, कांच में हो रहा है, तो साइन आई अपान साइन आर जो कहलाएगा, मतलब जो आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात होगा उसे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहते हैं। को जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक। और इसे लिखेंगे WNG बराबर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, ठीक। मतलब WNG इज इक्वल टू हो गया साइन अब बटे साइन आई बटे साइन आर।
W मतलब वाटर हो गया, G मतलब ग्लास हो गया, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG लिखा है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, अब ये देखना है जैसे प्रकाश का अपवर्तन जो हो रहा था जल से कांच में हो रहा था, तो साइन आई बटे साइन आर को हम जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहेंगे। इसी प्रकार अगर प्रकाश का अपवर्तन, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का अपवर्तन कांच से जल में हो रहा होता है, प्रकाश का अपवर्तन कांच से जल में हो रहा था, मतलब प्रकाश की किरण जो हो वो कांच में से अगर जल में जा रही होती तो जो साइन आई अपान साइन आर है तब ये कहलाता कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक, बात समझ में आएगा। मतलब प्रकाश जो साइन आई बटे साइन आर एक नेतांक है, ये अपवर्तनांक कहलाता, वो नेतांक का जो मान होता है वही अपवर्तनांक कहलाता है। और प्रत्येक पदार्थ के लिए अपवर्तनांक जो नेतांक होता है वो भिन्न भिन्न होता है, अभी हम देखेंगे। लेकिन अब आपको अपवर्तनांक समझना है किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक होता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन पर निर्भर करता है। यदि प्रकाश का अपवर्तन वायु में से कांच में हो रहा है, मतलब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है, तब साइन आई बटे साइन आर जो होगा वो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहलाएगा। यदि प्रकाश का अपवर्तन जल से कांच में हो रहा है तो साइन आई बटे साइन आर जो होगा वो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहलाएगा। यदि प्रकाश का अपवर्तन कांच से हीरे में हो रहा हो तो साइन आई बटे साइन आर जो होगा वो कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक कहलाएगा। कुल मिला के ये जानना है कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम में से होकर आती है उसके सापेक्ष और जिस माध्यम में प्रवेश करती है जाती है उसका अपवर्तनांक होता है। तो ये इन्हीं को हम सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। बाकी WNG के बारे में आप समझ रहे हैं क्या होता है, मतलब इसकी क्लियर है आपको, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया गया है। एक बार और बता देते हैं। अब जैसे मान लेते हैं WNG को पढ़ेंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, GNW को क्या पढ़ते हैं, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ANW को क्या बोला जाएगा, वायु के सापेक्ष का जल का अपवर्तनांक, GNA को क्या पढ़ा जाएगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। मतलब इसमें N से पहले जो लिखा है उसके सापेक्ष और जो बाद में लिखा उस माध्यम का अपवर्तनांक। वायु का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष बोलो चाहे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ही बात एक ही होती है। तो ये था अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का डिफिनीशन आप यही लिख दीजिए कि प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश का अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हो रहा हो तो साइन आई बटे साइन आर को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू n हो गया। अब n को क्या लिख सकते हैं, 1n2 या 2n1, जिससे प्रकाश की किरण आ जा रही होगी उस हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, तो बात ये अपवर्तनांक की हुई। अब हम बात करते हैं कि अपवर्तनांक जो होता है, हर प्रत्येक माध्यम का अपवर्तनांक, प्रत्येक पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न होता है। एक ही पदार्थ के लिए भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। तो नोट्स में ये ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। ये नोट कर लीजिएगा। ठीक, नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। नोट्स, चलिए नोट्स को बाद में लिखाते हैं, पहले निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ लीजिए तब। निरपेक्ष अपवर्तनांक अब आप देखेंगे, ये तो था सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? निरपेक्ष
अपवर्तनांक। इसका डिफिनीशन हम कई प्रकार से लिख सकते हैं, दो प्रकार से लिख सकते हैं। यदि प्रकाश का अपवर्तन आपने देखा एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में हो रहा हो, तो उसे हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी माध्यम में हो रहा हो, या ऐसा बोल सकते हैं निर्वात के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। चूंकि निर्वात और वायु, जैसे मान लेते हैं एक माध्यम मेरे पास जल है, अगर हम निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालें और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालें, तो दोनों अपवर्तनांकों में देखेंगे बहुत कम ही अंतर रहेगा, डिफरेंस जो होगा बहुत कम आएगा। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल, ऐसा है नहीं निश्चित वैल्यू, मान लेते हैं वायु के सापेक्ष निर्वात के सापेक्ष जैसे वायु का अपवर्तनांक या जल का अपवर्तनांक देखा जाए, जैसे मान लेते हैं कि वायु निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 2 आया और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक देखा जाए मान लेते हैं तो 2 कुछ थोड़ा सा ज़्यादा कम आएगा। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक और निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक में जो अंतर होता है, अपवर्तनांक के मान में जो अंतर होता है वो बहुत कम ही होता है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, जैसे तो पहले डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए। डिफिनीशन 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। एक तो ये लिखेंगे, जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात या वायु दोनों एक ही प्रकार है, सेम नहीं है, लेकिन निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक में जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, तो लगभग सेम मान लिया जाता है। तो ऐसा लिख सकते हैं हाँ, जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात या वायु से किसी अन्य माध्यम हो रहा हो, मतलब जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात या वायु से किसी अन्य माध्यम में हो रहा, निर्वात से या वायु से किसी अन्य माध्यम में हो रहा हो, तो साइन आई अपान साइन आर को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात या वायु से किसी अन्य माध्यम में हो रहा हो, तो साइन आई अपान साइन आर को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब साइन आई इज इक्वल टू अपान साइन आर इज इक्वल टू n हो जाएगा, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं, दूसरा डिफिनीशन आप ये भी लिख सकते हैं, अथवा निर्वात
या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, बात ये हुई निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। दो डिफिनेशन आपने देखा, दोनों में से जो सही लगे वो आप तैयार कर लीजिए। निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे आप देखिए, निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो होगा, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। कांच, निर्वात के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होगा वो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। निर्वात के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक जो होगा तो वो क्या कहलाएगा, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। या यही आपको मतलब किसी माध्यम, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, जैसे ऊपर हटा रहे हैं, डाल रहे हैं, जैसे निर्वात के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक को जल का निरपेक्ष कहते हैं। निर्वात के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक को जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, इसे सदैव NW से डिनोट करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मतलब इसे लिखा जाएगा साइन I बटे साइन R इज इक्वल टू NW। ठीक, ये बात हो गई। NW यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया है, निर्वात नहीं लिखा गया है, NW लिखा है तो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, NG का मतलब कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ND का मतलब D फॉर डायमंड हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक, N1 का मतलब हो गया माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, N2 का मतलब हो गया माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, L लिखा है तो मतलब किसी लिक्विड हो गया, लिक्विड मतलब द्रव का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निर्वात या वायु के सापेक्ष जो होता है अपवर्तनांक वो किसी माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो बात अब आपके क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखते हैं अपवर्तनांक पर अन्य चीजें।
तो अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक देखा आपने और निरपेक्ष अपवर्तनांक देखा। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में आपको ये ध्यान रखना है, दो डिफिनीशन मैंने बताया, दोनों में से कोई भी एक जो आपको अच्छा लगे। एक तो ये लिख सकते हो, जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात या वायु से किसी अन्य माध्यम में हो रहा हो तो साइन आई बटे साइन आर को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। या ऐसा भी लिख सकते हो, निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं, ये ध्यान रखना है कि जो अपवर्तनांक होता है किसी एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। नोट्स में ध्यान रखिएगा, नोट्स पहले कर लीजिए। ये टिप्पणी नंबर 1, एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए होता है। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत ये है कि एक ही पदार्थ का, मान लेते हैं प्रकाश है और प्रकाश और एक माध्यम मैंने कांच ले लिया, प्रकाश तो भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश है, मान लेते हैं लाल है, पीला है, नीला है, बैगनी है। तो लाल रंग का प्रकाश निर्वात से कांच में आ रहा है, फिर नीले रंग का प्रकाश निर्वात से कांच में आ रहा है, फिर सफेद वो बैगनी रंग का प्रकाश निर्वात से कांच में आ रहा है। फिर आप मान लेते हैं पीले रंग का प्रकाश का निर्वात से कांच में आ रहा है। तो सभी रंगों के लिए जो प्रकाश का अपवर्तनांक निकालेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, वो सेम नहीं होगा, भिन्न भिन्न होगा। पदार्थ एक ही है, सभी रंग के प्रकाश आपने देखा कि निर्वात से कांच में आ रहा है, तो कांच का अपवर्तनांक जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए सभी रंगों के लिए। ऐसा नहीं होता है, भिन्न भिन्न रंगों के लिए एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक जो होगा भिन्न भिन्न होगा। मतलब कांच का ही अपवर्तनांक लाल रंग के लिए कुछ अलग होगा, बैगनी रंग के लिए कुछ अलग होगा, नीले रंग के लिए कुछ अलग होगा, पीले रंग के लिए कुछ अलग होगा, हरे रंग के लिए कुछ अलग होगा। तो ये तो नहीं याद रखना है आपको किस रंग के लिए किसका अपवर्तनांक कितना होता है, लेकिन ये आपको सब बहुत कंपल्सरी रूप से याद रखना है कि किस रंग के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और किस रंग के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इस दो में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड में पूछा जाएगा, पूछा जाता है और पूछा गया है, इस साल भी पूछा जा सकता है। विकल्प में आ सकता है प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, नीचे विकल्प लिखा रहेगा बैगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए, नीले रंग के लिए, पीले रंग के लिए। तो ये बहुत जानना बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान रखना है बैगनी रंग के लिए प्रकाश, बैगनी रंग के प्रकाश के लिए जो अपवर्तनांक होता है अधिकतम होता है। मतलब किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक बैगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होगा। दूसरा नोट्स देखेंगे, बैगनी रंग के प्रकाश के लिए
अपवर्तनांक सबसे अधिक होता, अधिक मतलब अधिकतम होता, सबसे अधिक मतलब अधिकतम होता है। आप ध्यान रखना, मान लेते हैं पदार्थ मेरे पास कांच है, अब उसमें से हम 4-5 रंग लिए, तो किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होगा? तो बैगनी रंग के प्रकाश के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। तो बैगनी रंग के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? अधिकतम होता है। अब आपको ये ध्यान देना है कि सबसे कम किस रंग का होता है? तो लाल रंग के प्रकाश के लिए जो पदार्थ का अपवर्तनांक होता है वो न्यूनतम होता है, मतलब कम होता है। सबसे कम लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक होता है, ठीक है। तो अब यहाँ तीसरे नोट्स में आप लिखेंगे, थर्ड नोट में लिख लीजिएगा, लाल रंग के प्रकाश के लिए, लाल रंग के प्रकाश के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो बेटा ये ध्यान रखिएगा जरूर कि किस रंग के प्रकाश के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, किस रंग के प्रकाश के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो आपने देखा कि बैगनी रंग के प्रकाश के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो आज के क्लास में आप सभी लोग अपवर्तनांक के बारे में पढ़े। इसमें 2 टॉपिक आपको बताया गया, एक सापेक्ष अपवर्तनांक और एक निरपेक्ष अपवर्तनांक। यदि प्रकाश अपवर्तन के नियम वाला वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर ये देखिए, तब बात समझ में आएगी। अब बात समझने की बात आती है, वो वीडियो देखने की बात में अंतर होता है। यदि आप वीडियो के साथ साथ अगर आप नोट्स भी कंप्लीट करते हैं तो आपको समझ में आसानी के साथ सारी बातें आएंगी और रिवीजन भी करते हैं। यदि आप कहें कि जैसे हम वीडियो देख लेते हैं फिर कुछ ना नोट करें, ना लिखें, ना पढ़ें, ना फिर बनाएं, तो आपके समझ में आप बात नहीं आनी है, तो आपका वीडियो देखना बेकार है। इसलिए आप वीडियो देखिए, साथ साथ में नोट्स बनाइए। अगर समझ में आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी होती है, नहीं समझ में आता है, कोई बात समझने में कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फ़ोन करके भी बता सकते हैं। नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मेरा मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अगले क्लास में हम कल के क्लास में पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल, जो माध्यम में चाल होती है उसमें क्या संबंध है, तो इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।